Hello friends, welcome back my YouTube channel. Myself Aarti Kaushik from SV Law Academy. Today we will discuss the conditions for a valid marriage of a Hindu. हिंदू की शादी के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं और उन कंडीशंस का नेचर कैसा होगा। डैट मीन्स अगर उस कंडीशंस को फॉलो नहीं किया गया या उनका वायलेशन किया गया तो वो शादी किस इफेक्ट की होगी या उनका नेचर किस टाइप का होगा। दूसरा हम यही की इस चीज़ और देखेंगे कि इनका इफेक्ट क्या होगा। अगर उनका वायलेशन करके वो शादियाँ कंप्लीट करवा दी गई तो क्या वो शादियाँ वैलिड होंगी, वॉइड होंगी, वॉइडेबल होंगी या किस नेचर की वो होंगी। हम 3 बातें यहीं पे डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, जब भी कभी बात होती है किसी भी स्टूडेंट से तो सभी स्टूडेंट्स या सभी टीचर्स वो यही कहते हैं कि देयर आर 5 कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज। एब्सोल्युटली वहाँ पे 5 कंडीशन ही हैं जिनको मैंने यहाँ मेंशन किया है 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अगर इस सेक्शन को और हिंदू लॉ के ऑब्जेक्ट्स को और सभी चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पे 7 कंडीशन निकल के आती है। आपको शायद सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे, हमने तो इसे ध्यान से पढ़ा है। बिल्कुल आप गलत नहीं हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ। पहले पार्टीज जो है हिंदू होनी चाहिए, तभी एक हिंदू मैरिज हो सकती है। और ये मैंने कहीं अलग से नहीं लिया, ये आपके सेक्शन 5 के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो ये भी तो एक कंडीशन हुई। अगर पार्टीज हिंदू नहीं हैं तो वहाँ पे उस शादी को हिंदू मैरिज एक्ट में आप नहीं रख सकते और वो शादी सेक्शन 5 के अंतर्गत वैलिड नहीं होगी। तो पार्टी कैसे होनी चाहिए? हिंदू होनी चाहिए। अब ये हिंदू शब्द अगर आ ही गया है तो मैं बता देती हूँ हिंदू कौन होता है। वैसे ये अपना इसका टॉपिक में ये था नहीं, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। हिंदू कौन होता है? हिंदू जन्म से, कर्म से, धर्म से होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम धर्म से माने या जन्म से माने तो जन्म से इन्होंने कह दिया था कि हर वो व्यक्ति हिंदू है जिसके माता पिता हिंदू हैं, या हर वो व्यक्ति हिंदू है जिसका लालन पालन, जिसके माता पिता में से वो एक हिंदू है और जिसका लालन पालन भी उसी विधि के अनुसार किया गया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हिंदू है कौन? ठीक है, जन्म से है, कर्म से है, धर्म से है, तो उसके लिए आपको सेक्शन 2 देखना पड़ेगा जिसमें लिखा हुआ है वीरशैव, लिंगायत, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। ये सब क्या है? बौद्ध, जैन, सिख, यानी कि 8 पॉइंट। वीरशैव, लिंगायत, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, बौद्ध, जैन, सिख, ये सभी हिंदू हैं। तो हिंदू कौन नहीं है? यहूदी, पारसी, ईसाई, मुस्लिम, ये हिंदू नहीं है। इन चारों के अलावा जो कोई भी है वो हिंदू है। और यही मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि ऐसी पार्टीज जो कभी हिंदू होती हैं लेकिन फिर भी उन पर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता है, तो ये भी आपका सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 366 क्लॉज 25 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं उन पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। चलिए तो वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं। तो पार्टीज कैसी होनी चाहिए? हिंदू होनी चाहिए, तभी एक हिंदू मैरिज होना पॉसिबल है, तभी संभव है कि इन कंडीशंस को अप्लाई किया जाए। चलिए नेक्स्ट है सेरेमनीज जो होती हैं वो कंप्लीट जरूर की जानी चाहिए। ये शर्त भी मैंने कहीं अलग से नहीं ली है, सेक्शन 7 में ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई हिंदू मैरिज सेरेमनीज के बिना की गई है, यानी कि सेरेमनीज को उसमें फॉलो नहीं किया गया है, 7 फेरे की जगह 6 फेरे छोड़े गए हैं, 2 फेरे छोड़े गए हैं, तो वो मैरिज नहीं मानी जाएगी। लेकिन कभी कभी अगर कस्टम्स अलाउ करते हैं, कस्टम्स दैट मीन्स आपने देखा होगा कि कहीं कहीं कभी 4 फेरे होते हैं, कहीं 6 फेरे होते हैं, तो अगर आपके कस्टम्स अलाउ करते हैं तो वहाँ पे सेक्शन 7 साइलेंट हो जाता है और आपकी कस्टम्स और जो आपकी यूजेस हैं वो इफेक्ट में आ जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम सेक्शन 7 प्रिवेल करता है, सेक्शन 7 अपने इफेक्ट में रहता है। अब यहाँ से आपकी एक्चुअली टर्म्स स्टार्ट होती हैं, कंडीशन से स्टार्ट होती हैं। नो हस्बैंड एंड वाइफ, दैट मीन्स स्पाउस, नो हस्बैंड एंड वाइफ। उस टाइम पे कोई भी हस्बैंड और वाइफ
नहीं होने चाहिए, यानी कि जो पक्षकार हैं उनके पहले पति या पत्नी में से कोई भी जीवित नहीं होना चाहिए। जीवित का मतलब यहाँ पे अगर डाइवोर्स भी हो चुका है तो वो भी पति पत्नी जीवित मतलब पति पत्नी नहीं माने जाएंगे। अगर तलाक हो चुका है, अगर उन्होंने जो है अपनी सहमति से तलाक ले लिया है, या पति पत्नी जो है उन एक दूसरे को मतलब छोड़ दिया है, या फिर मान लीजिए कि उनकी डेथ हो चुकी है, तो उस कंडीशन में इसका वायलेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर पक्षकारों में से किसी का भी पूर्व पति या पत्नी जीवित है तो उस कंडीशन में ये मैरिज कैसी होगी इसका। अब यहाँ से हम नेचर लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसका नेचर कैसा होगा, वॉइड। ये वॉइड नेचर की होगी, यानी कि जो दूसरी शादी होगी वो वॉइड होगी। और इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर कोई स्पाउस है उस टाइम पे है तो इसका इफेक्ट होगा ये कि जो पनिशमेंट मिलेगा, इफेक्ट होगा वॉइड, जो नेचर होगा वॉइड, और इसका पनिशमेंट जो मिलेगा वो सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यहाँ पे लिया गया है। लेकिन इसमें भी क्या लिखा है कि इसको कहाँ से गवर्न कहाँ से होता है सेक्शन, पनिशमेंट कहाँ मिलेगा, 494 495 ऑफ आईपीसी। इंडियन पीनल कोड 1860 की जो सेक्शन है 494 और 495, वहां पे इसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो अगर पक्षकार को यानी कि दूसरे जो शादी हुई है, जिस पार्टी से दूसरी शादी हुई है, उसको बता करके कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, अगर ये बता करके किया जाता है तो पनिशमेंट थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर बिना बताए किया जाता है तो पनिशमेंट बढ़ा करके दिया जाता है। इसलिए दोनों सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं, जैसे वहाँ कंडीशन होगी उस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाएगा। और ये जो शादी होती है ये वॉइड नेचर की होती है। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, वहां पे लिखा हुआ है कि वॉइड नेचर की होगी, मतलब जो दूसरी शादी होगी वो वॉइड होगी। वॉइड का मतलब ना उसके कोई राइट होंगे ना कोई ड्यूटीज होंगी, मतलब जिसका ओरिजिनेशन ही नहीं होगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं, पार्टीज मस्ट बी कैपेबल और कॉम्पिटेंट टू गिव कंसेंट फॉर अ मैरिज, यानी कि पार्टीज जो हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, वो कैपेबल होनी चाहिए, ताकि वो अपनी सहमति या अपनी संतान उत्पत्ति के लिए जो कॉम्पिटेंट हो। तो यहाँ बात करते हैं, अगर इस शर्त का वायलेशन किया जाता है, इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो उस कंडीशन में इसका जो नेचर होगा वो वॉइडेबल होगा, और इसका इफेक्ट ये होगा कि इसको पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट इसमें क्या होता है, अब क्या आप अनसाउंड माइंड पर्सन को या इनकैपेबल पर्सन को पनिशमेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि आप सिर्फ इसको वॉइड या वैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि आपके पास एक राइट होता है वॉइडेबल डिक्लेयर करने का। और इसमें इफेक्ट यही आता है कि डाइवोर्स की पिटीशन लग सकती है, डाइवोर्स लिया जा सकता है, और ये वॉइडेबल नेचर की मैरिज होती है। अब बात करते हैं एज। इस एज का इफेक्ट क्या होता है? देखिए, अब आप अगर करंट पे देखते होंगे तो इस टाइम पे कंसेंट बहुत ज़्यादा उठ रहा है, वो है 18 साल से लड़कियों की उम्र बढ़ा करके 21 साल कर देनी चाहिए। तो अभी हालांकि इसके लिए कोई लॉ नहीं बना है, लेकिन ये बिल पास हो रहा है कि 18 से हटा करके 21 साल कर देनी चाहिए। यहाँ लड़की की उम्र जो है 1955 का जो एक्ट है, इसमें लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए मिनिमम, और लड़के की 21 साल। अब देखिए इसका नेचर क्या होगा, अगर लड़की की उम्र 18 साल या 21 साल अगर हो जाती है तो 21 साल से कम में अगर कर देते हैं तो इसका नेचर होगा वैलिड मैरिज। मैरिज कैसी होगी? वैलिड होगी। हमें ऐसा लगता है कि अगर कम उम्र की में शादी कर दी गई तो वो वॉइड हो जाएगी, वो वॉइड नहीं होती, वो वैलिड होती है। लेकिन इसमें जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, तो चाइल्ड मैरिज
रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये जो एक्ट है इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें ये इसको लड़की को एक वो दिया है कि अगर उसकी उम्र से कम उम्र में शादी कर दी जाती है तो वो उसको डिनाई कर सकती है, वो उसको रिफ्यूज कर सकती है, मना कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए एक और प्रोविजन है, ये तो देखिए एक चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट है, वहां पे भी जाके इसको पनिश किया जा सकता है। लेकिन इसका सेक्शन 18 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें भी इसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है। उसमें कितना पनिशमेंट है, 2 ईयर पनिशमेंट और 1 लाख फाइन आइदर बोथ, यानी कि 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग प्लीज समझ लीजिएगा इसको, यानी कि 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है या बोथ हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ हमें सेक्शन 63 ऑफ आईपीसी देखना होगा जहां जहां फाइन की बात आती है। चलिए अब जो पार्टीज हैं वो आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए और ना ही वो सपेटास रिलेशनशिप में होनी चाहिए, क्योंकि इसके अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो साइंटिफिकली भी काफ़ी बैड इफेक्ट्स आते हैं, काफ़ी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। और अगर हम धार्मिक रीति से बात करें तो धर्म भी हमें अलाउ नहीं करता इस टाइप के रिलेशनशिप में शादी करने के लिए। और साइंटिफिक भी अगर देखा जाए, आपने शायद न्यूज़ पढ़ी होगी कि पाकिस्तान में इन दिनों इतने भयानक परिणाम आ रहे हैं, बच्चों में इतनी परेशानियाँ आ रही हैं क्योंकि वहाँ पे सपेटास और प्रोहिबिशन जैसे प्रथाओं को और उनको नहीं माना जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा लॉ प्रैक्टिकली बात करता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली है ये, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिलेशन धर्म से और साइंस से भी है। तो ये दोनों चीज़ें जो लॉ में प्रोवाइड की गई हैं उसका रिलेशन धर्म से और साइंस से दोनों से ही है। तो आगे जो जनरेशन है उसमें कोई परेशानी ना आए और लोगों की मानसिकता खराब ना हो, इस वजह से इनको यहाँ पे प्रोहिबिटेड किया गया है, मना किया गया है कि इस टाइप की रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हो जाए तो क्या होगा, तो ऐसी शादियां वॉइड होती हैं। ऐसी शादियां क्या होती हैं, वॉइड होती हैं अंडर सेक्शन 11। ये शादियां, दोनों ही शादियों को वॉइड माना जाता है, बट इसका एक एक्सेप्शन है। वो क्या है कि अगर यूजेस आइदर कस्टम्स अलाउ करते हैं तो फिर ये शादियां वैलिड होती हैं। अगर अलाउ करते हैं तो ये शादियां वैलिड होती हैं, अदरवाइज ये शादियां क्या होती हैं, वॉइड। तो ये इसका नेचर है। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट होता है इसका सेक्शन 80 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है। इसका इफेक्ट क्या होगा, 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट, आइदर 1000 रुपीज फाइन और बोथ। तो ये आपका आज का टॉपिक था। देखिए हमने क्या किया है, जो सेक्शन था उसके साथ ही हमने उसकी रेमेडी भी लिख दी है। इनको चाहे आप इफेक्ट कह सकते हैं या इनको आप रेमेडी कह सकते हैं। ये नेचर बता दिया है कि इस टाइप की जो शादियां होती हैं या इन शर्तों का वायलेशन होने पर या उनका उल्लंघन होने पर जो शादियों का इफेक्ट क्या होता है, उनके लिए क्या रेमेडी होती है, उनका क्या नेचर होता है, वो पूरे लॉ को हमने एक ही जगह पे लिख दिया है। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।